स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन को हम बेसिकली एआई का एक पार्ट कंसीडर करते हैं। फैन बंद कर दो, क्योंकि ठंड भी नहीं है। तो कंप्यूटर विजन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फील्ड होता है एआई, उसका एक पार्ट होता है। इसको मशीन लर्निंग में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर विजन, जैसा कि नाम से ही काम है, विजन माने देखना। जैसे एक इंसान, कोई भी एक ह्यूमन है, वो आंखों से देखकर बता सकता है कि सामने कौन है। हाथी है, घोड़ा है, जानवर है, मेल है, फीमेल है, क्या है, ये आंखों से देखकर बता सकता है। लेकिन इस इंसान को पहले हमने बताया होगा ना, हाथी किसे कहते हैं, घोड़ा किसे कहते हैं, तभी तो बताएगा ये। अब एक छोटा सा बच्चा है, इसे पता ही नहीं हाथी घोड़ा कैसे कहते हैं, उससे पूछो ये क्या है, तो हमसे पूछेगा क्या है ये। ऐसे तो बच्चे हमसे ही पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उन्हें क्या पता। तो हम उन्हें बताते हैं ये साइकिल है, ये बाइक है, ये प्लेन है, ये मेट्रो है। तो नर्सरी केजी में ये तो सिखाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस समय ह्यूमन को ट्रेन कर रहे हैं। और जब लाइफ में फिर वो चीजें दिखेंगी, तो उनको वो क्लासीफाई कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चीज है, ये वाली चीज ये है। उससे मिलती जुलती आएगी तो भी कर लेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने पैसेंजर ट्रेन को दिखाया किसी बच्चे को, और पैसेंजर ट्रेन की जगह वहां पर जो सामान लेने वाली मालगाड़ी होती है वो उसको दिखाई दी, तो इसलिए पूछेगा एकदम नई चीज है मेरे लिए। बोलेगा है तो है ट्रेन ही, लेकिन कुछ अलग, लेकिन है तो ट्रेन ही। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन में इंसान को पहले हम सिखाते हैं चीजें दिखा दिखा कर, फिर उसी इंसान से किसी चीज को दिखाकर पूछते हैं अब बताओ ये क्या है ना। तो अब इंसान की जगह पर अगर मैं एक प्रोग्राम लगा दूं, यही काम मैं प्रोग्राम से करूंगा। मैं प्रोग्राम को सिखाऊंगा ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये चिड़िया है, ये ऊंट है, ये इंसान है, ये है, ये वो है। फिर प्रोग्राम को मैं बाद में कोई एक फोटो दिखाऊंगा, पूछूंगा बताओ ये कौन है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम इसको बताएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो फिर इंटेलिजेंस वाला हो गया ना। ये तो प्रोग्राम में आपने दिमाग डाल दिया एक तरीके से, तो काम तो इंसान कर सकते हैं। तभी तो मैंने बोला कि ये किसका पार्ट होता है, एआई का पार्ट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन एआई का रास्ता मशीन लर्निंग से होकर ही गुजरता है, डायरेक्ट। या ऐसे कह सकते हैं, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग अलग नहीं है, कोई एआई का एक सबसेट ही है। तो अगर आप जो मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप एआई भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। डेटा साइंस में जो मशीन लर्निंग यूज होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। डेटा साइंस के अंदर जो मशीन लर्निंग हम लोग पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। और एआई के अंदर जो मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। दोनों में काम एक ही है। डेटा साइंस की मशीन लर्निंग में भी ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, मॉडल बनना, एल्गोरिथम, ये सब होता है। और एआई की मशीन लर्निंग में भी सब कुछ यही है, यही लाइब्रेरी है, स्केलर, यही कोड, सब कुछ यही। लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग। डेटा साइंस का मतलब है बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड सॉल्यूशन देना। अब उसमें मशीन लर्निंग आ रही है तो मशीन लर्निंग का यूज करो, उसमें विजुअलाइजेशन आ रहा है तो विजुअलाइजेशन का यूज करो, जो भी आ रहा है वो करो। ठीक है। एआई का पर्पस क्या होता है? एआई का पर्पस होता है एक एंड यूजर की लाइफ को आसान करना। एआई बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में आप एआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई का मेन गोल होता है एक एंड यूजर के लिए सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। जैसे आपको अपना पासवर्ड टाइप ना करना पड़े, चारा दिखाया मोबाइल को, खुल गया, काम आसान हो गया मेरा। मुझे अंगूठे से प्रेस करना पड़ता, टाइप करना पड़ता, वो टाइम बच गया मेरा, चारा देखकर ही मोबाइल अनलॉक हो गया। क्या है, यही तो है। अब इसमें कोई बिजनेस का फायदा थोड़ा ना हुआ, इसमें तो एंड यूजर को सिंप्लिसिटी हुई। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। भाई आपने एलेक्सा से बोला कि मुझे गाना सुना दो, उसने गाना सुना दिया।
अगर आप कह के नहीं सुनाते तो आपको लिखना पड़ता, टाइप करना पड़ता, गूगल पे लिखना पड़ता टाइप, वो बच गया आपका। तो इसमें एंड यूजर आ गया ना, इसमें बिजनेस कहाँ बढ़ा किसी का, इसमें तो एंड यूजर की सिंप्लिसिटी आई। एआई का गोल होता है एंड यूजर के जो चीजें हो रही हैं उनको और सिंप्लीफाई कर देना। और डेटा साइंस के अंदर जो पढ़ते हैं उनका गोल एंड यूजर नहीं है, उनका गोल है बिजनेस, पैसा। वहां पर वो काम होंगे जहां से पैसा की ग्रोथ होती हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती हो, वो काम डेटा साइंस में होते हैं सारे के सारे। तो इसलिए मशीन लर्निंग क्या है, एक कॉमन पार्ट है डेटा साइंस का भी और एआई का, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा एआई वाला पोर्शन है, इसमें कोई बिजनेस वाला पार्ट नहीं आता। इसमें हम कोई सैलरी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, किसी का प्राइस नहीं निकाल रहे, है ना, तो ये सब बिजनेस वाला पार्ट नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा, अब आप इसे कंप्यूटर विजन के नाम से पढ़िए। चलो, तो अब इस कंप्यूटर विजन पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी फिर, हमें चाहिए होंगी कुछ लाइब्रेरी। विश्वजीत कुमार, गलती से हो गया, कुछ पूछना है? तो मुझे पूरा डाउट है इनका गलती से हो गया है, क्योंकि अक्सर ये क्लास में शांति रहते हैं, कम पूछते हैं। चलिए, जो भी है, तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर विजन पे काम करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। और उन लाइब्रेरीज में एक लाइब्रेरी हमारी होती है जिसका नाम होता है हमारा ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन। इस तरह से एक लाइब्रेरी है गूगल विजन, गूगल विजन। एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है मीडिया पाइप। और भी ओपन सीवी एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है कंप्यूटर विजन के फील्ड में काम करने के लिए। ये दोनों ओपन सीवी के बेस पर ही हमारा बनाई गई है। ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरी लाइसेंसिंग है, मतलब फ्री नहीं है। इनको अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको इन्हें परचेज करना होता है, फ्री में ये नहीं मिलती है ना। तो ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है हमारी, ये ओपन, नाम में ही ओपन है, तो इसमें फंडामेंटल चीजें तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, तो ओपन सीवी लाइब्रेरी हमारा 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आती है। सी प्लस प्लस के लिए भी आती है, जावा के लिए भी आती है, और पाइथन के लिए भी आती है। ओपन सीवी लाइब्रेरी को बनाने वाले ने बेसिकली सी प्लस प्लस में बनाया है, और सी प्लस प्लस के कोड के ऊपर उसने एक बार जावा का कवर लगा दिया, ताकि जावा के प्रोग्रामर को जावा का कोड कॉल करना हो और वो जावा का कोड अपने अंदर से सी प्लस प्लस का मेन कोड चला देता। फिर उसने क्या करा, सी प्लस प्लस के ऊपर पाइथन का कोड लगा दिया, ताकि पाइथन प्रोग्रामर को पाइथन का कोड कॉल करना पड़े। और बेसिक में जाके एग्जीक्यूशन किसका होता है, सी प्लस प्लस का ही होता है। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरीज बनी हुई है हमारी ओपन सीवी, ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारी आती है। अरे बोलो ना, आप हैंड रेज कर रहे हैं, पूछिए क्या पूछना है। और मेरी अगर आवाज, पता नहीं मेरी आवाज आपको आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो मुझे तो आपका माइक ही नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको जरा। चलिए,
तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला काम होगा ओपन सीबी लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना। ये बाय डिफॉल्ट हमारा एनाकोंडा के साथ नहीं आती है, हमें इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ लिखेंगे पहले पिप इंस्टॉल। यहाँ बताऊंगा आदमी को मैं, एक मिनट रुको जरा। पिप इंस्टॉल ओपन सीबी डैश 5, ये कमांड लिखेंगे। ये कमांड हमारा क्या करेगी, ओपन सीबी का जो लाइब्रेरी है वो हमारा डाउनलोड कर लेगी। तो अगर आपके में पहले से हुआ या मेरे में पहले से हुआ तो लिख कर आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और अगर नहीं हुआ तो सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, इंपोर्ट करना। जो CB2 नाम का मॉड्यूल है वो हम इंपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरी का नाम ओपन सीबी हमारा है, लेकिन जो इसके अंदर हमारा मॉड्यूल आता है जो हमें इंपोर्ट करना है वो ओपन सीबी नहीं लिखना है ऐसे करके। वो क्या लिखना है, सीबी। एक्चुअली हुआ क्या था, इनिशियली जब वर्जन आया था ओपन सीबी का पहला, तो मॉड्यूल का नाम सीबी था। जब अगला वर्जन आया तो CB2 कर दिया। जब अगला वर्जन आया तो उन्हें एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो पुराना कोड नए कंप्यूटर पर चलेगा नहीं, नए वाले वर्जन पर चलेगा नहीं, क्योंकि मॉड्यूल का नाम आप हर बार बदल रहे हो। तो जब पाइथन का ओपन सीबी लाइब्रेरी वर्जन 3 आया, तो लाइब्रेरी का वर्जन तो उन्होंने 3 करा, लेकिन मॉड्यूल का नाम अब उन्होंने नहीं बदला। अब वो अभी भी क्या चल रहा है, CB2 ही चल रहा है। तो ओपन सीबी का वर्जन बढ़ रहा है, लेकिन मॉड्यूल का नाम अब उन्होंने नहीं बदला। इनिशियली उनसे गलती हो गई थी, अब वो गलती उन्होंने सुधार ली, अब वो हमेशा CB2 के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका फायदा यही है कि अब हमारा कोड आगे भी चलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे CB3 लिख दूंगा तो 5 साल बाद बेकार हो गया, क्योंकि आगे 5 साल बाद वो CB4 कर रहे हैं। तो गलत अप्रोच थी उनकी इनिशियली। ठीक है, तो उन्हें शायद इतना ध्यान नहीं होगा कि हम इतना फ्रीक्वेंट अपडेट करेंगे। अब जो हो गया तो हो गया। अब हम यहाँ पर CB2 लिखेंगे, तो 2 का मतलब यहाँ पर एक टाइम पर हम बताते थे ये वर्जन है, लेकिन अब बात नहीं बताते, क्योंकि ओपन सीबी का जो वर्जन चल रहा है वो 4 चल रहा है। ऐसी गलती जावा ने भी करी थी एक बार। ऐसी ही गलती जावा ने भी करी थी। जब जावा लैंग्वेज बनी थी तो जावा का जो दूसरा वर्जन आया, उन्होंने जावा का नाम बदल कर जावा 2 कर दिया। अब जावा का तीसरा वर्जन आया तो उन्हें फिर प्रॉब्लम हो गई। अब जावा का नाम फिर बदलें, क्या जावा 3 करें? नहीं करा। जावा 4 नहीं करा। जावा 5 आई तो उन्हें फिर याद आ गया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग जावा 2 को वर्जन 2 समझ रहे हैं। फिर उन्होंने सीधा जावा का नाम जावा 5 कर दिया। अगली बार जावा 6, फिर जावा 7, फिर लोगों ने वो 6 7 कहना ही छोड़ दिया, फिर जावा ही कहने लगे। तो ये सही अप्रोच नहीं रहती है कि आप वर्जन के नाम से अपने किसी चीज का नाम दे रहे हैं, क्योंकि हर बार बदलेगा फिर वो। ठीक है, बराबर। भाई हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, बेचारे उनसे पूछो जिन्होंने सब बनाया होगा। ऐसे कहना सही नहीं है उन लोगों के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत करी हुई जिन्होंने सब करा होगा। बराबर। तो यहाँ पर CB2 के अंदर सबसे पहला फंक्शन है, किसी भी इमेज को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा CB2 के अंदर, IM रीड, इमेज रीड। इमेज रीड फंक्शन इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे IM रीड। ठीक है,
तो ये फंक्शन क्या करता है, आपसे दो चीजें पूछता है। पहले जो भी इमेज आपके पास है उस इमेज का पाथ पूछेगा, एज ए स्ट्रिंग इमेज का पाथ बताइए। और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, इमेज का फ्लैग बताइए। इमेज का फ्लैग का मतलब है इमेज का मोड बताइए। इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट बना के रीड करना है, इमेज को कलर बना के रीड करना है, या एज इट इज जैसी है वैसी रीड कर लेना है। तो जनरली तीन इमेज के मोड होते हैं, तीन इमेज के फ्लैग कहलाते हैं ये, है ना। एक हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, एक हो गया कलर, एक हो गया एज इट इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक मोड यहाँ पर बताना होगा। और अगर मैं कुछ ना बताऊं तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक मोड यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा मोड काम करता है, एज इट इज वाला। ठीक है, जैसी होगी वैसी हमारी आ जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर पाथ लिखूंगा तो आपके पास कोई इमेज होनी चाहिए जिस इमेज को आप रीड करेंगे। तो मेरे पास ढेरों इमेजेस हैं जो मैंने इसी पर्पस के लिए बनाई हुई हैं। जैसे सचिन की इमेज की है, जैसे ये इमेज है, इस इमेज को मैं रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस इमेज का नाम है सचिन डॉट जेपीजी। कहाँ रखी है, डी ड्राइव के अंदर इमेजेस फोल्डर में रखी हुई है। तो आप अपने कंप्यूटर की कोई भी इमेज आप यहाँ पर दे सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, जेपीजी, पीएनजी, कोई सी भी हो सकती है। डी के अंदर इमेजेस के अंदर सचिन डॉट जेपीजी। अब ये क्या करेगा, हमारी इमेज को रीड करके हमें वापस कर देगा। अब इमेज जब प्रोग्राम में आएगी तो कैसे रिप्रेजेंट होगी, नमपाई एरे से। कोई भी इमेज पाइथन प्रोग्राम में जब आती है सीबी2 लाइब्रेरी का यूज करके, तो नमपाई एरे से रिप्रेजेंट होती है। नमपाई 2D एरे या नमपाई 3D एरे। नमपाई 2D एरे से तब होगी जब वो आप ब्लैक एंड व्हाइट रीड करेंगे, और नमपाई 3D एरे से तब रिप्रेजेंट होगी जब आप उसे कलर बनाकर रीड करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं तो जो इमेज आई है उस इमेज का डेटा टाइप निकालते हैं। और कौन आया, नमपाई एरे। और अगर ये नमपाई एरे है तो इससे पूछना है इसकी डायमेंशन क्या है, 3D एरे। तो नमपाई 3D एरे, नमपाई 3D एरे कलर इमेज को दिखाता है, और नमपाई 2D एरे ग्रे इमेज को दिखाता है। ग्रे का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी मैं इस नमपाई एरे वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ चलता फिरता दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं अभी इसके फ्लैग की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो फ्लैग देते थे मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। अभी बस मैंने एज इट इज लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, तो अब सर जो इमेज आई है वो नमपाई एरे में है, तो ये तो समझ में आ गया कि मैं उसको जब प्रिंट कराऊंगा तो इमेज तो प्रिंट नहीं होगी, कुछ और ही प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्या प्रिंट हो गया, अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो सर इमेज प्रिंट करा के दिखाओ, जो आपने पढ़ी है वो कैसे प्रिंट होगी इमेज। तो इमेज को प्रिंट करने के लिए फिर क्या करेंगे, सीबी2 लाइब्रेरी का ही एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है आई एम शो, इमेज शो। इमेज शो नाम का फंक्शन क्या करता है, अपनी तरफ से एक विंडो बनाएगा, सेपरेट विंडो। अगर आप मैटप्लॉटलिब सीवॉन का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी आप इमेज को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन जब आप मैटप्लॉटलिब से करेंगे तो जुपिटर के अंदर ही प्रिंट होगी वो, है ना। जहाँ पर आउटपुट आ रहा है इसी के नीचे आपकी इमेज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप CV2 के आई एम शो फंक्शन से अगर इमेज को प्रिंट कराएंगे तो अलग एक नई विंडो दिखेगी, उस नई विंडो पर इमेज आपको दिखाई जाएगी।
वो थोड़ा बेटर देखने में लग सकता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर आई एम शो के अंदर क्या बताना है कि जो ये विंडो बनाएगा, जिस विंडो पर इमेज दिखेगी, उस विंडो का टाइटल, उस विंडो का टाइटल बार पर टाइटल क्या लिखा होगा, तो वो टाइटल आपको ये बताना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया माई इमेज, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करता है, कॉमा, और यहाँ पर वो इमेज का एरे, जिस इमेज को आप विंडो पर दिखाना चाहते हैं, उस इमेज का एरे आप पास करेंगे यहाँ पर। चाहे ये 2D एरे हो ब्लैक एंड व्हाइट का, चाहे 3D एरे हो कलर इमेज का, उससे मैटर नहीं करेगा। जो भी इमेज का एरे है आप यहाँ पर दे दीजिए, अकॉर्डिंगली वो अपने आप दिखा दे। अब ये जो विंडो है, ये विंडो जैसे ही क्रिएट होगी वैसे ही इनविजिबल हो जाती है, क्योंकि आपको इस विंडो को होल्ड करने का कोड भी लिखना पड़ेगा। इट इज लाइक कि आप सी में गेट सी एच लगाते थे स्क्रीन होल्ड करने के लिए, उसी तरह से जो विंडो यहाँ पर बनेगी जिस पर इमेज दिखेगी, उस विंडो को आपको होल्ड करना होगा। अगर आप उसे होल्ड नहीं करेंगे तो ये विंडो दिखेगी नहीं आपको। ऐसे मान लीजिए बनेगी तो चली जाएगी, हम पता भी नहीं चलेगा कब आई कब चलेगी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, विंडो को होल्ड करेंगे। कैसे करोगे, CV2 डॉट वेट की। वेट की नाम का फंक्शन है जो क्या करता है, जो आई एम शो फंक्शन से विंडो बनी होगी उस विंडो को होल्ड करने वाला काम करेगा। कब तक, जब तक यूजर कोई की प्रेस ना कर दे। जैसे यूजर कोई भी की प्रेस करेगा वैसे ही विंडो हमारी वो इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब अगला काम मुझे क्या करना चाहिए, जो विंडो इनविजिबल हुई है वो मेमोरी में अभी पड़ी होगी, मेमोरी में अभी भी स्पेस कंज्यूम हो रहा होगा उस विंडो के लिए, तो हम उसे मेमोरी से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कैसे करेंगे, CV2 डॉट डिस्ट्रॉय विंडो, और जिस विंडो को डिस्ट्रॉय करना है उस विंडो का टाइटल आप यहाँ लिखेंगे। तो क्या दिया था मैंने टाइटल वहां पर, माई। हो गया, हमने अभी हो गया। डिस्ट्रॉय का काम होता है मेमोरी से विंडो को डिस्ट्रॉय करना। और अगर आप डिस्ट्रॉय मेथड कॉल नहीं करोगे तो जितनी बार आप जपिटर रन कराओगे इस कोड को, मेमोरी में बार बार इमेज लोड हो रही होगी, एक टाइम आएगा एरर आ जाएगी, आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो इसलिए आपको इमेज को मेमोरी से भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो ये आपका इमेज आपको दिख रही है। अब इस इमेज को अगर आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, कोई भी की प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दो तब भी हो जाएगा। ठीक है, गलती कर दी सही मैंने, डिस्ट्रॉय विंडो में इमेज का नाम तो सही दिया मैंने, माई, IMAGE। क्लोज बटन पे क्लिक करने पर वो एरर आ रही है, अगर क्लोज के अलावा कोई और की प्रेस कर रहा हूँ तो एरर नहीं आ रही। क्लोज की जगह आप कोई और की प्रेस कर देना तो सही चल। अब मैं इस कोड को दोबारा लिख रहा हूँ और ये हटा दे रहा हूँ, ये अभी अभी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं यहाँ पर इसका फ्लैग बताऊंगा, इमेज का फ्लैग। इमेज का फ्लैग ऐसा नहीं बताओगे कि लिख दो यहाँ पर कलर चाहिए, या आपने लिख दिया कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, CV2 लाइब्रेरी के कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और वो वेरिएबल्स क्या है, हमारा फ्लैग वाला काम करते हैं। तो CV2 लाइब्रेरी के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है IMRead_color। तो ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल हमारा IMRead फंक्शन को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस पाथ पर जो इमेज है उसको कलर वाली इमेज बनाकर रीड करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा कर ही रहा हो। और अगर मैं कलर की जगह यहाँ पर लिख दूं ग्रे स्केल, तो ब्लैक एंड व्हाइट करेगा, और देखो यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नंपाई 2D है। और अगर यहाँ पर
और देखूं तो हाँ बोलो। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कलर नंपाई डायमेंशन 3 हो जाएगी, लेकिन उसमें कलर फिल नहीं होगा। आप सोचो उसमें कलर भर जाएगा तो उसे क्या पता नीला लगाना है कि पीले लगाना है कि लाल लगाना है। इंटरनली नंपाई डायमेंशन 3 हो जाएगी, लेकिन देखने में आपको काला ही दिखेगा, सफेद ही दिखेगा। तो कलर मोड का मतलब हो गया नंपाई जो बनेगा एरे, वो 3 डायमेंशन का बनेगा। ठीक है, तो ये बात हो। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो लिख रहा हूँ, अगर इनको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? ये वास्तव में वेरिएबल है। जैसे मैं एक बनाऊं वेरिएबल एज नाम से 20, तो सर ये तो हम जानते हैं। तो उसी तरह से एक वेरिएबल बनाया गया होगा जिसका नाम ये रखा गया। तो इतना अजीब रखने की क्या जरूरत थी? तो ये एक वेरिएबल है, इसका कोई इसकी कोई वैल्यू भी होगी, आई गेस 0 होती है या 1 होती है, कुछ होती है। ठीक है, अब ये वेरिएबल हमारे प्रोग्राम का नहीं है, CB2 लाइब्रेरी का है। चलो प्रिंट करा कर देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर मैं इस पूरी की जगह पर 1 भी लिख दूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं देखूं ग्रे स्केल की, ये होता है 0, तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे जो फ्लैग हैं इनको कोड में कैसे दिखाया गया है, वेरिएबल बनाता है। तो सर आसान से बना देते वेरिएबल, इतने अजीब अजीब से नाम क्यों दे दिए वेरिएबल के? तो अजीब से नाम देने का एक स्टैंडर्ड है। मान लीजिए आपने कहा कि मेरी एज है 40। मान लीजिए किसी ने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1980। क्या करा आपने? ये हमने कहा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एज मैंने छोटे में लिखी है, डेट ऑफ बर्थ कैप्स में लिखी है पूरी की पूरी। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, जो चीज ना बदले उसके वेरिएबल को कैप्स में लिखना चाहिए, और जो चीज बदल सकती है वो लोअर केस वेरिएबल में लिखी होनी चाहिए। अब एज, क्या समय के साथ एज बदलेगी नहीं बदलेगी? इसका वेरिएबल जो बने तो लोअर केस में बने। डेट ऑफ बर्थ बदलेगी समय के साथ। 5 साल बाद पूछूंगा तो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1980 की आज, तो 5 साल बाद बदल जाएगी डेट ऑफ बर्थ उसकी। 10 साल बाद बदलेगी, कभी बदलेगी है? कभी नहीं बदलेगी। दुनिया बदल जाए, ये नहीं बदलेगी। तो ऐसी वैल्यू को जब वेरिएबल से दिखाया जाता है, तो जो स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग का वो है कैप्स। ऐसे वेरिएबल को कैप्स में लिखना चाहिए। और ऐसे वेरिएबल का नाम वेरिएबल ना होकर क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो एक टर्म होता है वेरिएबल, एक टर्म होता है कांस्टेंट। वेरिएबल एक ऐसा नेम होता है जो रियल लाइफ में हमें लगता है कि बदल सकता है समय के साथ। कांस्टेंट रियल लाइफ में एक ऐसा नाम होता है जो समय के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उनको लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैप्स में कोड बनाते हैं। तो जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज ऑल कैप्स में नजर आए, समझ जाएंगे कि वो एक ऐसा वेरिएबल है जो बदलने वाली बात नहीं हो रही है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो पाइथन में कांस्टेंट बनाने के लिए अलग से कोई कीवर्ड नहीं है। सी के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड आता था। जावा में कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड आता था। पाइथन में कांस्टेंट है ही नहीं, सिर्फ कन्वेंशन है कि अगर किसी वैल्यू को कैप्स में लिख दोगे तो उसे दुनिया कांस्टेंट मानना शुरू कर देगी, लेकिन अगर बदलोगे तो बदल जाएगी। बस आपको बताया जा रहा है कि उसको बदलना नहीं है। ठीक है, तो यही काम CB2 के अंदर किया गया। तो यहाँ पर कुछ हमारे कांस्टेंट बनाए गए, है ना। और उन कांस्टेंट को ही हम लोग और ज्यादा अगर टेक्निकल नाम दें तो क्या बोलते हैं, फ्लैग। ये क्या है मेरे, फ्लैग। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो रीड कर रहे हैं, ये हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि 5 सेकंड तक हमारी विंडो होल्ड रहे, उसके बाद अपने आप
इनविजिबल हो जाए और फिर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए। अभी क्या है, मेरे की प्रेस करने पर होगी, कोई भी की प्रेस करने पर होगी। तो वेट की फंक्शन में आप वो टाइम आउट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, टाइम आउट। इतनी देर के बाद विंडो टाइम आउट हो जाएगी। नहीं लिखोगे तो परमानेंट है, लेकिन अगर लिख दोगे तो इतने टाइम के बाद आउट हो जाएगी विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना टाइम जो लिखेंगे वो हमारा मिली सेकेंड में होगा। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 4000, तो लगभग 4 सेकंड के आसपास हो गया। 4 सेकंड में विंडो टाइम आउट हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी बिना की प्रेस करे। तो ये क्या है, टाइम आउट इन मिली सेकंड। मिली सेकंड में ये आपका टाइम आउट है जी। अरे मिली सेकंड भैया, सेकंड नहीं है, मिली सेकंड है। मिली सेकंड में देंगे। अगर आपको 1 घंटा रखना है तो 1 घंटे के मिली सेकंड कंप्यूट करके लिखो। ये बात आपने अच्छी पूछ ली। ये मैक्सिमम टाइम आउट है। तो अगर आपने की प्रेस कर दी उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर टाइम दे रखा 40 सेकंड का मान लीजिए, और यूजर ने उससे पहले की प्रेस कर दी तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम टाइम आउट है। इससे पहले भी विंडो हमारी इनविजिबल हो सकती है अगर आपने की प्रेस कर दी पहले। ठीक है, हम चाहते हैं दोनों को दिखाएं। इमेज 1 कलर बनाकर दिखाओ, और यही इमेज फिर से रीड करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर, और इसका नाम इमेज 2 कर दिया। अब यहाँ पर 2 इमेज मैंने पढ़ी, एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट। अब मैं इन दोनों को दिखाना चाहूंगा, तो दोनों को फिर आपको अलग अलग विंडो पर दिखाना पड़ेगा। माई इमेज 1 विंडो, और मान लो मैंने दूसरी वाली भी इस पर डाल दी तो गलती से गलती हो गई। तो अब होगा क्या, इसी विंडो पर विंडो दूसरी नहीं बनेगी, क्योंकि इसका टाइटल भी क्या कर रखा है आपने, वही जो पहले वाली का था। तो इसका मतलब हो गया पहले वाली विंडो पर ही दूसरी इमेज आ जाएगी, पहली वाली खत्म हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल विंडो आईएम शो से बनाना चाहते हैं तो वो मल्टीपल तब बनेंगे जब उनके टाइटल अलग अलग। अगर उनका टाइटल एक है तो वो एक ही विंडो होगी, उसी पर बार बार इमेज आपकी चेंज हो रही हो। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 अलग विंडो बने। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिखा cv2 डॉट वेट की। तो ये जो आप यहाँ टाइम आउट दे रहे हैं ये दोनों विंडो का कलेक्टिव है, और दोनों को आप डेस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब आपको दोनों को करना पड़ेगा, डेस्ट्रॉय विंडो पहले वाली, डेस्ट्रॉय विंडो दूसरी वाली। तो एक शॉर्टकट है, डेस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर दो। डेस्ट्रॉय ऑल विंडोज में आपको बताना नहीं है कौन कौन से विंडो डेस्ट्रॉय करनी है, जितनी भी अभी आईएम शो से जितनी ओपन हुई है सब डेस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगर आप इसको कॉपी करते तो 2 बार लिखना पड़ता, माई इमेज 1 फिर माई इमेज 2। तो एक सही दोनों काम। माई इमेज 1 टाइटल पर कलर है, और माई इमेज 2 टाइटल पर ये है। अब मान लीजिए कोई एक ही इमेज में दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक की जब प्रेस हो तभी विंडो टर्मिनेट होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने इसका टाइम आउट हटा दिया,
अब अपने आप बंद नहीं होगी। अब आपकी कोई की प्रेस करने से होगी। अब वो कोई नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, क्यू। क्यू की होनी चाहिए, क्यू माने क्विट। तो क्यू अगर प्रेस करे यूजर तभी बंद हो, वरना हो ही नहीं। तो कौन सी की से आप डिसाइड करोगे वो आप अपने लॉजिक में लगा लेना, लेकिन तरीका क्या होगा वो एक ही होगा। तो जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो वेट की फंक्शन, जो वेट की फंक्शन होगा वो हमारा क्या करेगा, उस की का एसकाई कोड हमें वापस करेगा। मान लो मैंने ए प्रेस करा, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की एस की वैल्यू क्या होती है, 97। तो मुझे क्या वापस करेगा, 97। इसी तरह क्यू की कोई एस की वैल्यू होती होगी, तो मुझे जो भी की प्रेस हुई है उस की जो एस की वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। अब मैंने लिखा है यहाँ पर इफ, जो की के एस के वैल्यू आई है अगर ये बराबर है क्यू नाम की एस की वैल्यू के। अब किसी वैल्यू का एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाइथन में ओआरडी फंक्शन लगाते हैं, तो विंडो डेस्ट्रॉय हो जाए, अदरवाइज विंडो डेस्ट्रॉय नहीं होगी। देखो आपका कोड फंस गया। पहली बार में आपने ए प्रेस करा तो की वेरिएबल में ए की एस की वैल्यू 97 आ गई। अब आगे इफ चल गया, अब आपने दोबारा कुछ प्रेस करा तो कोड तो आगे बढ़ चुका आपका। यानी कि वेट की फंक्शन आपसे एक ही बार तो पूछेगा कोई की के लिए। अब आपने पहली बार में गलत एंटर कर दी, क्यू नहीं करा। अब ये आप थोड़ी सोचेंगे कि अब दोबारा क्यू प्रेस करूंगा तो टर्मिनेट हो जाएगी, दोबारा वो रीड ही नहीं करेगा। तो वेट की फंक्शन एक बार में रीड कर रहा है, तो फिर इसका क्या लॉजिक बनेगा। अब तो ये आपका हैंग हो गया। तो आपको सोचना पड़ेगा लूप के बारे में, ताकि ये कोड बार बार हमारा चलता रहे। ठीक है, तो कैसे लूप के बारे में सोचेंगे, उसको यहाँ से ये हटाया। एक वाइल लूप डाल दिया इनफाइनाइट। लूप को यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी आपका तो ऐसा आप कर गए हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो तो बहुत सारा मेमोरी वेस्ट आपने कर दिया होगा इंटरनली। ठीक है, बहरहाल हमें ऐसी जरूरत वीडियो के साथ ज़्यादा पड़ती है रादर देन सिंगल पिक्चर के साथ, लेकिन अगर पड़ जाए तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वापस आओ। सर इसका साइज छोटा बड़ा, हम इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो
CV2 के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रीसाइज। रीसाइज फंक्शन आपके डेटा को लॉस नहीं करता, आपके डेटा को कॉम्पैक्ट कर देता है। तो आप अपना नया साइज दे सकते हैं। अब सर हमें क्या पता नया साइज क्या दें, और हमें क्या पता पुराना कितना था। अब ये तो इमेज पर डिपेंड करेगा ना, कौन सी इमेज है क्या है। तो आप पहले एक काम करो, पता कर लो इमेज का साइज क्या है। एक लॉजिक लगा लेना, img डॉट शेप 606 420 है, और तीन क्या है, 3 डायमेंशन है। ठीक है। तो अब जितना भी आ रहा है उसका क्या निकाल लो, उसका एक रेशो निकाल लो कि भाई इसका 80%, इसका 80%। या तो ऐसे कर दो या डायरेक्ट अपना कर दो, CV2 डॉट रीसाइज। क्योंकि मुझे तो पता है कि जो मैं यहाँ पर रिसाइज करूंगा उसमें 300 और 300 में रिसाइज करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो इमेज आप यहाँ पास करते हैं उस इमेज को इतने साइज का बनाकर आपको वापस कर दिया जाता है, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होगा। तो आप उसे वापस उसी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना, बट मेमोरी में ये अलग इमेज आई होगी। यहाँ पर डेटा का नुकसान नहीं हुआ है ना। सब जितनी पहले वाली पिक्चर में चीजें थी उतनी यहाँ पर होंगी। तो इसको बढ़ा देता हूँ, ब्रेथ बढ़ गई, पर ब्रेथ नहीं बढ़ाओ, हाइट बढ़ाओ। तो यहाँ पर इंटरनली जूम इन जूम आउट वाला पॉइंट चल रहा होगा, डेटा का नुकसान नहीं हो रहा होगा। बल्ला छोटा हो जाएगा, बल्ला बड़ा हो जाएगा, बल्ला कटेगा नहीं, लेकिन दैट इज क्रॉप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, रीसाइज हो रहा है। ठीक। चलो, तो हम रीसाइज करके हम ला सकते हैं इमेज को, अगर नया साइज देना चाहते हैं तो आसानी से दे सकते हैं। इमेज को रीसाइज करने के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है। इमेज को हम फ्लिप कर सकते हैं, और जब आप इमेज को फ्लिप करेंगे तो आपको बताना होगा वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, या दोनों तरफ से फ्लिप करना है। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तीन वैल्यू होती हैं, नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो, तो मैंने यहाँ पर फ्लिप में लिख दिया, मान लीजिए 0, तो चला ही नहीं। तो यहाँ पर इमेज को पास करो। मैं तीनों करके दिखाता हूँ। 0, नेगेटिव नंबर कोई भी दे दो, तो मैंने -1 दे दिया। पॉजिटिव नंबर कुछ भी दे दो। क्या फर्क है, हमने कहा ध्यान से देखो, फर्क देखेगा। और एक काम करते हैं, मैं तीनों को दिखाता हूँ, चारों को दिखाता हूँ, ओरिजिनल भी, और ये वाली भी, और ये वाली भी। तीनों दिखाता हूँ, चारों दिखाता हूँ। तो ये इमेज 1, 2, 3, ये ऐसे रहने दो। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। 1, 2, 3। हम ये देख लेते हैं, ये है ओरिजिनल। ठीक है, 2, ये है तीसरी।
ये है तो क्या फर्क है भाई इनमें, देखो जरा। अच्छा इन दोनों को देखो, बाकी छोड़ो, क्योंकि आपको लग रहा है दोनों एक ही है। एक ही नहीं है। जैसे शीशा देखते हो उस तरह से है। सहारा पढ़ नहीं पाओगे। इधर सहारा इंडिया लिखा है, यहाँ पर पढ़ोगे तो दिखेगा नहीं क्या लिखा है। समझ में आ रही है। शीशा वाला पिक्चर है, जैसे मिरर देखते हो अपना, तो इमेज 3 काइंड ऑफ मिरर इमेज हो गई। अब इसे हटाओ और इमेज 2 को लाओ। इमेज 1 और इमेज 2 दोनों एक जैसी लग रही है आपको ये दोनों? ध्यान से देखो, आंखों का धोखा है। देखो, आप लेटर से समझ पाओगे। लेटर उसमें सहारा, देखो कैसे लिखा है। इसमें सहारा एच इधर से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एच यहाँ से शुरू हो रहा है। इसे पढ़ पा रहे हो, इसे पढ़ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अब इनको मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ। तो देखो, वर्टिकल फ्लिप अगर यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, देखो इसमें इतना क्लियर नहीं है, मैंने एक जगह इसको बड़ा क्लियर करके लिखा हुआ है। ये ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। 0 का मतलब है अराउंड एक्स एक्सिस फ्लिप होगा। पॉजिटिव का मतलब है अराउंड वाई एक्सिस फ्लिप होगा। और -1 का मतलब है बोथ एक्सिस। ऐसे करके आप उसे समझ। चलो, अब और क्या कर सकते हो? हमने कहा और हम ये कर सकते हैं कि कोई भी इमेज है उसमें ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं। जैसे फोटोग्राफर होते हैं, पिक्चर गोरा कर देते हैं, तो वो तो अपने टूल से क्लिक करके ब्राइटनेस पकड़ के बढ़ा देते हैं, तो उसके पीछे कोई कोड भी चलता होगा। तो हम किसी इमेज में ब्राइटनेस अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है कन्वर्ट स्केल एब्सोल्यूट। कन्वर्ट स्केल एब्सोल्यूट, इसमें आपको अपनी इमेज पास करनी है और इसके अंदर दो आर्गुमेंट होंगे, एक अल्फा एक बीटा। जो अल्फा आर्गुमेंट होगा वो कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है, और जो बीटा आर्गुमेंट होगा इसके अंदर वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। याद करने की ट्रिक, बी से बीटा बी से ब्राइटनेस, बाकी जो बच गया वो कंट्रास्ट कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ब्राइटनेस की बात करता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा बीटा इक्वल टू। अब ब्राइटनेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से लेके हम जनरली 100 तक रखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर मान लो 0 कर दूं तो ब्राइटनेस बहुत कम हो गई। और अगर मैं इसको 50 कर दूं, ब्राइटनेस बढ़ गई। पर इसको 100 ही कर दें तो, और बढ़ा दें तो, पूरी ब्राइट कर दी आपने। तो जनरली 0 से 100 की रेंज में हम लोग रखते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा करोगे तो सब कुछ वाइट ही नजर आएगा फिर। तो ब्राइटनेस को आप इस तरह से अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं कंट्रास्ट भी लगाना चाहूँ तो, अब ये थोड़ा कहोगे कि अल्फा पहले आता था, अल्फा पहले लिखो। अरे कीवर्ड आर्गुमेंट है, कहीं लिख दो, पहले बीटा लिख दो, बाद में अल्फा लिख दो। और जो अल्फा आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू होती है 1 2 3, फ्लोटिंग में भी चलती है। तो मैंने यहाँ 1 कर दिया, 2 कर दिया,
बढ़ गई कंट्रास्ट। चमक, कंट्रास्ट का मतलब चमक वाली बात, चमक चौंध। तो ये ऐसा भी कढ़ाई में भी कर सकते हो, सवा दो कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब बिहाइंड द सीन आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ा हो कभी आपने ग्राफिक्स में, वही चलता है। बिहाइंड द सीन ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? हमें बस ऊपर से फंक्शन बना कर दे दिए गए, अंदर इसके ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोड ही चल रहा होगा। अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे आपने, डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो वो अलग फील्ड हो गया। हम एज ए प्रोग्रामर है, हम अपने एपीआई पे काम करते हैं, मतलब अपनी लाइब्रेरीज पे काम करते हैं। अब अगर किसी इमेज को ब्लर करना है तो ब्लर करके भी दिखा सकते हैं। जैसा आता ना केवीसी में, बताओ चेहरा पहचानो, तो हमारे पास एक फंक्शन है ब्लर। ब्लर फंक्शन में आप अपनी इमेज को, जिसको ब्लर करना है, और यहाँ पर आपको पास करना होता है एक कर्नल मैट्रिक्स। भूल जाओ कर्नल क्या है, एक मैट्रिक्स इंटरनली बनती है, जो हमारा इंटरनली कन्वॉल्यूशनल, एक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कन्वॉल्यूशनल, उसका ऑपरेशन करती है। तो कन्वॉल्यूशनल ऑपरेशन को करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इमेज की जो मैट्रिक्स है उसकी किसके साथ कन्वॉल्यूशनल ली जाए। तो आपने यहाँ पास कर दिया मान लो 20x20। अब आप आउटपुट देखकर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ब्लर हो रही है। इसको अगर आप कम करोगे, अकॉर्डिंगली कम ब्लर होगी, पहचानने में ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लर का यूज कर सकते हैं। जनरली ज्यादा ब्लर करने के लिए हम ये यूज करेंगे। तो आप कितना करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी इमेज को ब्लर करना हो तो आप कर सकते हो। अच्छा सर, ये जो इमेज, आप इमेज में जो भी चेंजेस कर रहे हो, बड़ा करना, या आप उसका अल्फा बीटा यानी ब्राइटनेस कंट्रास्ट बदलना, उसको ब्लर करना, ये सब करने के बाद हमें मिलेगी इमेज। मैं उस इमेज को आगे कहीं यूज करना चाहूँ, किसी को पेन ड्राइव में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ चेंज करके। मान लो किसी दोस्त ने मुझे अपनी इमेज दे दी और कहा भाई इसको ब्लर करके मुझे वापस कर दो, तो प्रोग्राम में तो मैंने कर ली, अब उसको वापस क्या करूँ? फोटो खींच के वापस करूंगा मोबाइल पे? तो हमें इमेज को सेव करने का कॉन्सेप्ट भी दिया गया। तो कोई भी इमेज जो आप सेव करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? cv2.imwrite, आई एम राइट मेथड से आप इमेज को सेव कर सकते हैं। दो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले, इमेज का पाथ, कहाँ पर इमेज सेव होगी। मान लो मैंने कहा डी ड्राइव के अंदर इमेज को सेव कर दो, s.jpg नाम। अब किस वाली इमेज को डी ड्राइव में s.jpg को सेव करेंगे, उसका नंपाई एरे एज ए सेकंड आवर में पास करो। तो जो img नाम की इमेज हो गई है, तो जब ये कोड चलेगा, अब ये बन गई होगी ट्रू, मतलब राइट हो गई। तो ये ट्रू देता है अगर राइट हो गई सक्सेसफुली, फॉल्स देगा अगर सक्सेसफुली राइट नहीं हो पाई। जो भी इमेज में आप चेंज कर रहे हो, चेंज करने के बाद आप उस चेंज को वापस से राइट कर सकते हो।
आएगा अभी इसका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में कैसे यूज होगा पढ़ेंगे। अभी तो हम एक बेस बना रहे हैं, इमेज को रीड करना। अब सोचो, जब आप कोई एक्सेल से डेटा रीड करते थे तो पहले रीड करना आना चाहिए, पांडा रीड कर लेते। अब मान लो उसमें मुझे प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो प्री प्रोसेसिंग करने के लिए आप उसमें मिसिंग वैल्यू ढूंढते थे, फीचर स्केलिंग करते थे। तो अब इमेज के डेटा पे कैसे करोगे? मान लो 1000 इमेजेस हैं, आपने रीड कैसे करनी है पता चल गया, एक लूप लगा के रीड कर लेंगे। अब मान लीजिए एक इमेज है 100x100 की, एक 80x80 की, मॉडल कैसे बनेगा? क्या करना होगा? पहले सारी इमेज को सेम साइज का करना पड़ेगा। एक है काली, एक है नीली, कैसे चलेगा? सबको काला करना पड़ेगा, सबको ब्लैक एंड व्हाइट लाना पड़ेगा, या सबको कलर लगाना पड़ेगा? भाई हमें जो इमेजेस का डेटा मिलेगा वो तो कुछ भी हो सकता है ना। अब उन इमेजेस को पहले मुझे क्या करना होगा? किसी एक स्टैंडर्ड में लाकर आना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड में कैसे लाओगे? ये सब करके तो लाएंगे। तो ये सब जो हम कर रहे हैं ये क्या है? इमेज प्री प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है। अभी इमेज का मॉडल ट्रेनिंग वाला पोर्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है। अभी हम सब ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमें इमेज का डेटा सेट मिल जाएगा तो प्री प्रोसेसिंग वाला जो पोर्शन होगा वो हम इस तरह से कर पाएंगे। अब कोई इमेज की ब्राइटनेस ज्यादा है, किसी इमेज की ब्राइटनेस कम है, तो क्या करें? अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड ले लो। ठीक है, इससे फिर मॉडल अच्छा ट्रेन होगा जब जरूरत पड़ेगी तो। जो 3D का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वो फिजिकल 3D नहीं है, यहाँ पर हम कंप्यूटर में 3D की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास कोई कलर इमेज है, तो जैसा भी मैंने पढ़ाया है कि वो 3 डायमेंशन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जब मैं उसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो वो भरा हुआ नजर आएगा, 3D में नजर आएगा। वो तो हमारा प्लेन पर ही नजर आएगा। उसका जो लुक होगा वो 3D होगा। भाई आप अक्सर फेसबुक पर बहुत सारे रील्स देखते होंगे, लोगों ने 3D पेंटिंग कर दी, तो करी तो सरफेस पर ही है तो वो 2D सरफेस ही, उसी पर 3D पेंटिंग कर दी है। तो हम प्रोग्रामिंग में 3D का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, तो जब हम कोई इमेज ओपन करते हैं, बताओ इसमें नाक कहाँ पर है, आंखें कहाँ पर हैं? मान लो इसको और जूम कर दो, जूम ही जूम कर दो इसको, इतना जूम कर दो कि आंख कान नाक सब खत्म हो जाएंगे। तो जब ऐसे कर दोगे तो आपको छोटे छोटे खाने नजर आएंगे, और इन छोटे छोटे खानों को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पिक्सल। ये सब क्या है? हमारे पिक्सल। ठीक है, अब इसको और जूम कर दो तो पिक्सल का कलर ही तो है। पिक्सल का कलर मैंने लगातार 100 पिक्सल का कलर ब्लैक कर दिया, देखने वाले को बाल लग रहे होंगे वो, जब आप जूम नहीं करोगे तो आंख कान नाक होठ ये सब होते थोड़े ना है। ये तो पिक्सल्स होते हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशन ऐसे कर दिए जाते हैं कि हमें वो एक शेप सी नजर आने लगती है जब उसे हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्मेट में। तो इमेज कुछ नहीं है, इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्सल। ठीक है, हर पिक्सल की क्या होती है फिर? एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जो यहाँ पे बॉक्सेस आपको छोटे छोटे देख रहे हैं तो सब पिक्सल है। तो हर पिक्सल की क्या होगी? एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो ये कोई पिक्सल होगा जिसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। तो इस इमेज में कितने पिक्सल हैं? 128 गुणा 153। 128 गुणा 153, 19,584 पिक्सल है इस इमेज के अंदर। 19,584
पिक्सल्स हैं इस इमेज के अंदर। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ऐसे गिनेंगे, ऐसे करके इन पिक्सल्स को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अब जब हम कलर इमेज की बात करते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग में वो 3D एरे में आती है, तो इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। कोई भी पिक्सल, ये एक पिक्सल है, पिक्सल ऑफ कलर इमेज। इंटरनली ये 3 पिक्सल से मिलकर बनता है, 3 कलर से मिलकर बनता है। इसके पास 3 कलर होंगे। एक का नाम होगा रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो कोई भी कलर इमेज के अंदर जो पिक्सल आते हैं, उन पिक्सल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, और वो न्यूमेरिक वैल्यूज 3 कलर को रिप्रेजेंट करती हैं, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। इनको हम RGB कह सकते हैं, BGR कह सकते हैं, GRB कह लो, GBR कह लो, जो मन आता है वो आप कह सकते हैं। जब हम ओपन सीवी में इमेज को रीड करते हैं, IM रीड लगाकर, तो उस केस में हमारा जो ऑर्डर चलता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन तीनों पहले कौन आएगा? पहले B आएगा, उसके बाद कौन आएगा? G, उसके बाद कौन आएगा? R। तो ओपन सीवी में जो IM रीड फंक्शन होता है, IM रीड फंक्शन इंटरनली BGR फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। माइट भी किसी दूसरी लाइब्रेरी में BGR की जगह RGB यूज होता हो, हमने कॉलेज लाइफ में RGB ज्यादा सुना होगा, RGB चैनल। इनको हम चैनल के नाम से भी कहते हैं, कलर की जगह पे इनको चैनल के नाम से भी जानते हैं। ब्लू चैनल, ग्रीन चैनल, रेड चैनल, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। हर कलर की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, मतलब उसकी चमक। ठीक है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी होती है 0 से लेकर 255, तीनों की यही इंटेंसिटीज होती हैं, 0 से लेके 255। रेड कलर की इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0 से लेकर 200। ठीक है, अगर ब्लू कलर की इंटेंसिटी हाई है, लेट अस सपोज 250 है, ग्रीन कलर 023 में है, रेड कलर भी 023 के आसपास में है, तो पिक्सल देखने वाले को ब्लू कलर का नजर आएगा। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर बनाकर दिखा सकते हैं। स्किन का कलर, आंखों का कलर, बाल का कलर, दांत का कलर, होठों का कलर, कोई भी कलर दुनिया में पॉसिबल है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना पाना। तो जब आपको एक फोटो दिखाई जाती है, किसी का चेहरा या कोई भी चीज दिखाई जा रही है, तो उसमें पिक्सल्स हैं, पिक्सल को कलर कर दिया गया है, और हर पिक्सल इन 3 वैल्यू के कलर कॉम्बिनेशन से बनकर तैयार होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेज जो मैंने आपको भी कलर वाली दिखाई थी इसमें 19,000 पिक्सल थे, 19,500 कुछ पिक्सल थे। हर पिक्सल में 3 वैल्यू, हर पिक्सल में 3 वैल्यू। अगर मैं इन तीनों को 0 कर दूं, 0, 0, 0, तो पिक्सल काला रंग का दिखाई देगा। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को 255, 255 ऐसे सेट कर दूं, तो देखने वाले को पिक्सल क्या दिखाई देगा, सफेद पिक्सल दिखाई देगा। तो अगर इन तीनों कलर को मैं 0, 0 कर दूं तो ब्लैक पिक्सल बन जाता है। और अगर इन तीनों कलर को मैं हाई कर दूं, 255, 255, 255, तो देखने वाले को व्हाइट पिक्सल नजर आता है। बाकी बीच में ढेरों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो ये ब्लैक पिक्सल की बात हो गई और ये व्हाइट पिक्सल की बात होगी, बाकी बीच में लाखों कॉम्बिनेशन। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। अब ऐसा समझो कि जो आपको मैंने कलर इमेज दिखाई थी उसमें 19,500 जो पिक्सल थे वो इंटरनली उसमें 3 मैट्रिक्स थी। पहली मैट्रिक्स में सिर्फ रेड कलर का डेटा स्टोर होगा, ऐसे करके 19,000 पिक्सल ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ रेड कलर वाली वैल्यू स्टोर हो गई होगी। डॉट 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 इस तरह से 19,000 पिक्सल ये हो गए। इसी तरह के 19,500 पिक्सल वो होंगे जिनमें सिर्फ ग्रीन कलर की वैल्यू स्टोर होती होगी। इसी तरह से 19,500 पिक्सल ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ ब्लू कलर की वैल्यू स्टोर होती होगी। अब इंटरनली अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में एक 2D एरे है, क्योंकि इसमें रो है, कॉलम है। देखो रो कॉलम, भाई स्क्वायर दिख रहा है तो रो कॉलम ही है, तो ये अपने आप में एक 2D एरे है। तो सर ग्रीन कलर वाला भी तो एक 2D, हमने कहा हाँ वो भी एक 2D एरे है, ये भी एक 2D एरे है। और ब्लू कलर हमने कहा ये भी एक 2D एरे है। अगर इन तीनों 2D एरे को उठाकर मैं एक एरे में रख दूं
इन तीनों 2D एरे को उठाकर अगर मैं एक एरे में रख दूं तो उस एरे को हम क्या कहते हैं फिर अब? 3D एरे। यही तो 3D एरे होगा। 3D एरे क्या होता है? एक ऐसा एरे जिसका हर एलिमेंट क्या हो, एक 2D एरे हो। तो जब हम इमेज को कलर इमेज बताते हैं तो इसका मतलब 3 डायमेंशन का मतलब उसमें 3 चैनल हैं। एक ब्लू चैनल, ब्लू चैनल मतलब एक अपने आप में मैट्रिक्स है, अपने आप में एक 2D एरे है जिसमें से ब्लू कलर की वैल्यूज स्टोर होती होंगी। ग्रीन चैनल मतलब इमेज में हर पिक्सल में जो ग्रीन चैनल होता है उसकी वैल्यू स्टोर होती होंगी। और एक है हमारा रेड चैनल। तो इस तरह से हम इसको बीजीआर के नाम से जानते हैं। तो ये 3D एरे बनकर हमारा इस तरह से तैयार। अब जो एक पिक्सल जो आपको दिखाया जाता है उस एक पिक्सल में इन तीनों को मिलाकर दिखाया जाता है। ये ये और ये। तो आपको जो दिखता है वो ये दिखता है, उसके पीछे जो होता है वो ये होता है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो कलर्ड इमेज है वो हमारा एक 3 डायमेंशन मल्टी डायमेंशन एरे होता है। जब मैं अपने कोड में जाता हूँ और यहाँ पर किसी भी इमेज का डायमेंशन या शेप प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो आता है वो यही आता है। ये क्या है? सबसे लास्ट वाला पढ़ते हैं पहले। सबसे लास्ट वाला नंबर ऑफ चैनल्स। नहीं, जो इमेज है उसमें कितने चैनल हैं? 3 चैनल हैं। हर चैनल कौन है? एक मैट्रिक्स होता है। अब हर मैट्रिक्स का शेप कितना है? 606, 420। तो ब्लू कलर की जो मैट्रिक्स बनी होगी इंटरनली उसका शेप ये है। यही शेप रेड कलर की मैट्रिक्स का है, यही शेप ग्रीन कलर की मैट्रिक्स का है। तो जब हम कलर इमेज का शेप निकालते हैं तो हमें जो टपल मिलती है उस टपल में आखिरी वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ चैनल। जब इतने चैनल आपके ये हैं। नहीं, जिसने इमेज पढ़ी उसे पता है ना 3 चैनल। मान लो इमेज कहीं से नेटवर्क से ट्रेवल होकर आ रही है, अब मुझे क्या पता वो कौन सी इमेज है? तो मैं शेप लगाकर पता करूंगा। कलर इमेज में, कलर में ब्लैक एंड व्हाइट में एक ही चैनल होता है। अब ब्लैक एंड व्हाइट का देखो, ये हो गया कलर इमेज की कहानी। अब अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज होती है उसके पिक्सल को देखेंगे, देखो जो ग्रे इमेज का पिक्सल होता है हमारा, उसके अंदर एक ही वैल्यू होती है और वो 0 से 255 के बीच में होती है। 0 की तरफ अगर वैल्यू है दैट मीन्स ब्लैक पिक्सल।
और अगर वो वैल्यू 255 की तरफ जा रही है, दैट मीन्स वाइट पिक्सल। तो ग्रे स्केल जो इमेज होती है उसमें हर पिक्सल में एक ही चैनल होता है, बस मतलब एक ही 2D एरे होगा, उसमें कोई बीजीआर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। और हर पिक्सल की न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है सिंपली। अगर पिक्सल की वैल्यू 0 है तो वो काला पिक्सल होगा, पिक्सल की वैल्यू 255 की तरफ जा रही है तो वो सफेद होता चला जाएगा। दो ही कलर होंगे बस, तीसरा कलर नहीं है। तो जो भी इमेज होगी, उस इमेज में अगर 19,000 पिक्सल है तो एक ही डायमेंशन है, बस एक ही चैनल है, यही 19,000 गिन लो ऐसे करके। दैट्स इट। यूजर इसी को देख रहा है और यही है, इसके पीछे कुछ और नहीं है। यही अपने आप में एक 2D एरे है, सिंगल 2D एरे, जिसको फर्दर कहीं और रखने की जरूरत नहीं। तो जब हम 2D एरे का शेप निकालते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ चैनल हमें नहीं बताया जाता। जब हम 2D एरे का शेप निकालेंगे, मान लीजिए मैंने कोई इमेज 2D एरे में रीड करी, दैट इज ग्रे स्केल में रीड करी, कुछ नहीं करना है ना, ये सब नहीं करना, बस सीधा प्रिंट कर दिया इस इमेज का शेप 606, 420। अब कॉमा लगाकर आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ चैनल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अगर हम वो दिखा देंगे तो टपल में तीन वैल्यू हो जाएंगी, और उस नजर से फिर ये 3 डायमेंशन कहलाएगा। क्योंकि टपल में 2 वैल्यू है 2 डायमेंशन, 3 वैल्यू है 3 डायमेंशन, 4 वैल्यू है 4 डायमेंशन। तो हम टपल में तीसरा आर्गुमेंट नहीं दिखा सकते, तीसरा आर्गुमेंट हमें ब्रेन में लेके चलना पड़ेगा कि 1 डायमेंशन है। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि सर क्यों ना ऐसा दिखाया जाए, यहाँ 1 लगा दो, तो आप गलत नहीं, आप सही हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू हमारा ब्रेक हो जाएगा कि अगर टपल में 3 बातें बता दी गई तो तीसरा वाला मतलब ये 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए टपल हमें दो ही वैल्यू यहाँ पर बता रही है 2 डायमेंशन के लिए। ये इतनी रोज है, ये आपके कॉलम। चलिए बस, तो इमेज रीड करनी हमें आ गई। इमेज में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वापस से इमेज को हम राइट कर सकते हैं, जो भी हमने चेंज करा है ये सब हम कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं इमेज के साथ, हमने कहा इमेज पर लिख सकते हो, अपना नाम लिखना है इमेज पर, इमेज पर कुछ ड्राइंग करनी है, सर्कल बनाना है इमेज पर, रेक्टेंगल बनाना है, किसी इमेज पर लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कर सकते हैं। नहीं, इमेज पर आप पेंटिंग कर सकते हो, जैसे MS पेंट में पेंटिंग हो सकती है, अलग अलग शेप्स आप बना सकते हो, है ना। उसी तरह से ओपन सीवी का यूज करके किसी इमेज के ऊपर आप अपना पेंटिंग वाला काम भी कर सकते हो। ठीक है।
और वीडियो पे भी काम कर सकते हो। आपके पास कोई अगर वीडियो है और उस वीडियो को आप रीड करके यूज करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को भी रीड कर सकते हैं ओपन सीवी का यूज करके। वीडियो पे आप कुछ लिखना चाहते हो, वीडियो का साइज छोटा करना है, वीडियो का साइज बड़ा करना है, ये सब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आप करते हो। लेकिन देखो, अब जैसे जैसे आप ज्यादा सोचोगे कि सर मेरा वीडियो एचडी क्वालिटी का है और 2-4 GB का है, तो सब पॉसिबल है। लेकिन फिर उसी हिसाब से आपकी रैम होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपका प्रोसेसर होना चाहिए। तो अक्सर आपने सुना होगा जितने भी ग्राफिक्स एडिटिंग वाले टूल होते हैं, वीडियो एडिटिंग वाले टूल, उनके कंप्यूटर हाई होते हैं। क्यों होते हैं वो आपको देखेगा भी। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे। कल आपको मैं इस पे वीडियो पे काम करना सिखाऊंगा। वीडियो दो तरह से रीड कर सकते हैं। पहला, आप वीडियो स्टैटिक वीडियो ले सकते हैं, कोई फाइल रखिए आपके पास MP4 फाइल, उसको रीड कर सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीम ले सकते हैं। मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है बाहर घर के, वहां से आपका कनेक्शन आ रहा है, और वहां से जो फुटेज आए वो हम रीड करना चाहते हैं प्रोग्राम में, आप वो भी कर सकते हैं। तो किसी भी यूएसबी पोर्ट पे अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा है, चाहे आपका वेब कैम है, या कोई भी आपका यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट होने वाली डिवाइस है, अगर वहां पे कोई इमेज डेटा अवेलेबल है, वीडियो डेटा अवेलेबल है, तो आप पाइथन के प्रोग्राम में CV2 से रीड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कल इसको हम लोग सीखेंगे। आज इतना ही। कल मिलेंगे 11 बजे।